नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभात कुमार, कंसल्टेंट फिजिशियन, कैलाश हॉस्पिटल एंड न्यूरो इंस्टीट्यूट, सेक्टर 71, नोएडा। पोस्ट मॉनसून सीज़न डेंगू फीवर के केसेस काफ़ी बढ़ते हैं और आज हम इस वीडियो के माध्यम से डेंगू फीवर के मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। इसके मैनेजमेंट को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हमें पहले समझनी होंगी। जैसे डेंगू फीवर एक वायरल बुखार है जो कि एडीज नामक मच्छर के काटने से होता है और इसकी जो पैथोजेनेसिस है उसमें दो चीज़ें हैं जो बहुत ही क्रिटिकल हैं जिसे हमें जाननी होंगी। एक जिसे हम कैपिलरी लीकेज बोलते हैं, मतलब हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उससे प्लाज्मा की लीकेज होती है जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। और दूसरा, प्लेटलेट की प्रोडक्शन कम होती है, प्लेटलेट के डिस्ट्रक्शंस, प्लेटलेट ज़्यादा टूटते हैं और प्लेटलेट के डिसफंक्शनिंग भी हो जाती है इस बीमारी में। अगली जो बात हमें डेंगू के बारे में जाननी जरूरी है कि इसके 3 फेजेस होते हैं इस फीवर के। डेंगू बुखार को हम 1 वीक फीवर भी बोलते हैं क्योंकि ये बुखार आमतौर पे 7 से 10 दिनों के अंदर ये ठीक होती है। और इसके 3 फेजेस हैं, फेब्राइल फेज, क्रिटिकल फेज एंड रिजॉल्विंग फेज। सबसे पहले फेब्राइल फेज होता है जो कि 3 से 5 दिनों तक रहता है। इसमें जो कॉमन लक्षण हैं वो हैं बुखार, बदन में दर्द, सिर में दर्द और 1-2 बार उल्टी वगैरह जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। फेब्राइल फेज खत्म होने के बाद, मतलब जब आपका बुखार खत्म हो जाए, टूट जाए, उसके बाद क्रिटिकल फेज स्टार्ट होता है जो कि 24 से 48 घंटे तक रहता है। क्रिटिकल फेज ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेज है एज ए फिजिशियन क्योंकि सारे कॉम्प्लिकेशंस इसी फेज में होते हैं। जैसे कि प्लेटलेट बहुत ही रैपिडली कम होने लगते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर होने लगते हैं और इवन शॉक सिंड्रोम यानी कि बीपी बहुत ही लो हो जाती है और हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। ये सारी जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं डेंगू के, ये सारे क्रिटिकल फेज में देखने को मिलते हैं। क्रिटिकल फेज खत्म होने के बाद तीसरा फेज है वो है रिजॉल्विंग फेज। इस फेज में फिर सारी चीज़ें इंप्रूव होने लगती हैं, प्लेटलेट्स अपने आप बढ़ने लगते हैं और एक बार वो स्टार्ट हो जाए, ट्रेंड ऊपर का हो जाए तो वो 2-3 दिनों में खुद ही नॉर्मल हो जाते हैं और ओवरऑल पेशेंट्स भी अच्छा महसूस करने लगते हैं। अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो कैपिलरी लीकेज के कारण डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में लेने की आवश्यकता है डेंगू बुखार में। आमतौर पे हम 3 से 4 लीटर तक पानी रिकमेंड करते हैं जो कि फेब्राइल फेज और क्रिटिकल फेज में लेनी बहुत ही ज़रूरी है। रिजॉल्विंग फेज में जब आप चले जाएं तो पानी की मात्रा आप कम कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का और ध्यान रखने की इसमें बहुत ज़रूरत है, जैसे कि ये एक वायरल फीवर है तो इसमें कोई एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अनावश्यक एंटीबायोटिक ना खाएं। कोई पेन किलर्स ना खाएं, उससे ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई ब्लड थिनर्स या एंटी प्लेटलेट्स या स्टेरॉइड्स ऐसी दवाइयों का उपयोग ना करें। अब अगली सवाल यह है कि आखिर अस्पताल में भर्ती हम कब हों। उसके लिए जो WHO बोलती है कि कुछ वार्निंग सिम्टम्स हैं, हमें उसको देखना होता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगे, अगर हाथ पैर ठंडे हो रहे हो, खाते पीते नहीं बन रहा हो, अगर प्लेटलेट बहुत कम हो जाएं, 50,000 के नीचे चले जाएं, कहीं से ब्लीडिंग होने लगे, अगर मसूड़ों से या फिर नाक से, या पेट में बहुत दर्द हो, तो ऐसे कंडीशन में एडमिशन एडवाइसेबल है हॉस्पिटल में। उसके बाद नेक्स्ट जो इशू आता है कि आखिर प्लेटलेट के लिए हम क्या करें। देखिए, ये वायरल फीवर है, वायरस मारने की कोई दवाई नहीं है और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं। ना तो प्लेटलेट कम होने से रोकने की कोई दवा है, ना ही प्लेटलेट बढ़ाने की कोई दवा है। प्लेटलेट अगर 20,000 के नीचे चली जाए या फिर कहीं से ब्लीडिंग हो जाए, जैसे नाक से या दांतों से या फिर लैट्रिन काले रंग के होने लगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेटलेट काउंट, मतलब अगर मान लीजिए आपका प्लेटलेट 70,000 है लेकिन नाक से ब्लीडिंग हो गई, तब भी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने की आवश्यकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तभी हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू।